गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग कहते थे कि सर आप भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाओ, तो मैंने सोचा कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री स्मार्ट तरीके से आएगी नहीं तब तक हम भी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं आएंगे। लेकिन अब आपको ट्रिग्नोमेट्री स्मार्ट तरीके से आ गई और वो कल आपने साबित कर दिया। जब मैं बुक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन करा रहा था तो आप लोग कह रहे थे सर हम कर लेंगे, बहुत आसान है। क्यों लग रहा था आसान? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई है। राइट सर, क्वेश्चन 6, 7 नंबर बता दो, नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब बाकी आपने निकाल लिए हैं। आज बेटे मेरे पास एनसीईआरटी की बुक अभी है नहीं, तो मैं अगली क्लास में एनसीईआरटी की बुक लेके आऊंगा, 6, 7 क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने के मूड में हूं। आप और हम आज मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी टू ऑल। राइट, so ready for the practice of the trigonometry, some more difficult questions. क्योंकि इसके बाद अगला टॉपिक भी हमें पढ़ना है, एप्लीकेशन बेस्ड होगा जो। कल एक बच्चा बात कर रहा था सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, राइट? आदर्श कुमार, आई लव यू। ओके सर, थैंक यू। कल बात कर रहा था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जिसे हिंदी में बोलते हैं योगांतरा अनुपात। योगांतरा अनुपात को ट्रिगोनोमेट्री में यूज करना हो तो कैसे किया जाता है, पहले हम इसे एलजेब्रा से आपको समझाते हैं, फिर वाला पार्ट क्लियर करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो चलिए बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पहले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रेशो की बात करें। हम पढ़ रहे हैं ट्रिगो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक रेशो है जिसे हम हिंदी में, इस पर लिखना तो थोड़ा सा फ्लो में इंग्लिश जैसा हो रहा है। देखिए, युगांतर अनुपात का पहले सेंस समझ लीजिए। थोड़ा अच्छा शार्प है तो इसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के बेनिफिट क्या है, यूज कैसे करते हैं, बनता कैसे है, ये बातें भी क्लियर कर सकते हैं हम। मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है, तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। एक वैल्यू हमारे पास है 12/18। इसे हम थोड़ी देर के लिए a/b टर्म बोलते हैं। लेकिन 12/18, देखो मैं अभी वापस आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्लियर करें तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर 12/18 जो है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 6 से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अगर a की वैल्यू 12 है तो फिर a की वैल्यू 3 तो नहीं है, 2 तो नहीं है। इसे हम बोल देते हैं c और इसे बोल देते हैं d। तो c की वैल्यू ये हो गई और d की वैल्यू ये, और ये इसके बाद। अब देखना ये है कि ये जो टर्म्स 2/3 आई है वो 12 और 18 को 6 से डिवाइड करने के बाद आई है, इसलिए फादर ऑफ गणित, थैंक यू, इसको बराबर बोल सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। तो फिर फाइनली हम बोल सकते हैं कि a/b बराबर है c/d के। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शनेट, हिंदी में इसे बोलते हैं समान अनुपात।
अब समान अनुपात में जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करने लगते हैं तो इस क्रिया को इंग्लिश में कॉम्पोनेंडो बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो। ऐड करने के इस प्रोसेस को कॉम्पोनेंडो बोलते हैं। अब इस कॉम्पोनेंडो में हम करते क्या है, ए में बी को ऐड करते हैं और सी में डी को ऐड करते हैं। ऐसा करने के बाद अगर रेशो दिखाना चाहते हैं तो यही बी नीचे आता है और ऐसे ही यही डी नीचे आता है। इस प्रोसेस को हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोनेंडो ही कहते हैं, अर्थात योगा अनुपात बोलते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें प्रोसेस प्लस की जगह माइनस किया होता, मतलब कहने का ये है कि जब a अपॉन बी था बराबर c अपॉन डी के, मैं इसे ट्रिग्नोमेट्री में लाऊंगा। किसी बच्चे ने पूछा है कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, कैसे लगा सकते हैं, वही बता रहा हूं, उसके बाद आगे चलूंगा, वेट करें। हम जब इसमें a में इस b को सब्ट्रैक्ट कर दें और c में से d को सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर d से ही डिवाइड कर दें तो इस प्रोसेस को हम डिविडेंडो बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो। अब जब आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों से रेशो बनाते हैं तब क्या होता है, आपके पास कॉम्पोनेंडो है a प्लस बी अपॉन बी, फिर a माइनस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी, c माइनस डी अपॉन डी। यहाँ आके आपको पता लगता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के इस प्रोसेस में जिस समय आपको सम अर्थात योगफल और डिफरेंस अर्थात अंतर दिखाई देने लगे किसी दो टर्म्स में, तब आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये तो हो गया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बना कैसे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। हम इसके यूजेस कैसे देखना है, कैसे बेनिफिट होगा वो आप देखिए। सर एक बार और बता दो। बस ये कह रहा हूं बेटा, जो प्रोपोर्शनेट है उसमें नीचे की वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के ही प्रोसेस को, यानी कि डिनोमिनेटर को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। अगर हम b को a में जोड़कर b से ही डिवाइड करेंगे तो कॉम्पोनेंडो रेशो होगा और सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो डिविडेंडो रेशो होगा, और इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशो बनेगा वही रेशो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रेशो कहलाता है। अब इसका इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं, सवालों में कैसे बेनिफिट होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आइए छोटी सी बात इसमें हम समझते हैं कि कॉम्पोनेंडो क्लियर हो गया, डिविडेंडो क्लियर हो गया, अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से बनने वाला ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। फायदा क्या होगा अभी समझ रहे हैं। फायदा बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपके पास एक कैलकुलेशन है कि इक्वेशन में ना देकर रेशो में दे दिया ये वैल्यू 5/3। अब आपने हो सकता है 8वीं क्लास तक एक कैलकुलेशन पढ़ी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो सबको पता है। अगर आप इससे ज्यादा कोई एडवांस चीज करना चाहते हैं तो वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है। जैसे अगर आप x और y का रेशो निकालना चाहें तो पूरी कैलकुलेशन से करोगे तो भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करोगे तो भी हो जाएगा। देखो यहां पे है प्लस, इसको यहां ले आओ, यहां पे है माइनस, इसे यहां ले आओ। इस प्लस और माइनस के इस प्रोसेस को 5 और 3 पे अप्लाई कर दो तो 5 और 3 होगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2। तो माय डियर x और y का जो रेशो आना चाहिए वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की वजह से 8 और 2 को अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4:1। ये 4:1 अभी तक हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया भी नहीं और आ गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि युगांतरा अनुपात को प्रयोग करने का तरीका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे लगेगा उसको हम बाद में देखेंगे। देखना होगा क्या, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई को, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई को। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 5x, इसको इससे करेंगे तो दिस विल बी माइनस
5y, इसको इससे करेंगे तो आप दिस इज 3x एंड दिस इज 3y। अब x इस तरफ लाएंगे तो 5x तो यहीं पर ही है, 3x यहां आएगा तो क्या होगा माइनस, ये 5y नेगेटिव है तो राइट में जाएगा तो पॉजिटिव। अब आप देखिए आपके पास वैल्यू कितनी है, 5 में 3 गया 2x एंड दैट इज इक्वल टू 8y। रेशियो किसका बनाना है, x और y का, तो इसका मतलब है x के नीचे होना चाहिए y, तो दोनों तरफ हमने क्या किया y से डिवाइड कर दिया। ऐसा करके क्या हुआ, x और y का रेशियो तो हमें मिल गया x अपॉन y, लेकिन सिर्फ x और y का ही चाहिए, तो ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पर, इसे 8 के नीचे जाना होगा एंड वी विल हैव द आंसर 4/1। आपने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि जो 4:1 आपने 1 सेकंड में निकाल दिया था वो पूरे प्रोसेस के बाद निकला। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज होगा अब हम समझते हैं। पहली बात तो आपको बात समझ आ गई कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बना कैसे, दूसरी बात ये समझ आ गई कि वो ऑब्जर्व कैसे होता है। दो एक जैसी टर्म्स में प्लस और दो एक जैसी टर्म्स में माइनस का साइन होगा तो आप उसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की पहचान से बुला सकते हैं, राइट। ओके, अब उसका डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो शॉर्ट में ये आप कर सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा सवाल सी एंड डी, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, से सॉल्व होगा। लेट्स सी। हमारे पास अगर मान लीजिए ये लिखा है इफ, ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 है, और हमसे वो पूछ रहा है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस सवाल में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको दिखाई देगा। ऑब्जेक्टिव एक बार और बता दो, अभी बताता हूं सर, वेट जी। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन के नीचे कॉस। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो को अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करते समय क्या बोलेंगे, साइन के नीचे कॉस चला जाए। ठीक है, तो साइन और कॉस का रेशो हो गया जैसे x और y का रेशो हो गया था। आयुषी, आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो बेटा, को जो बात नहीं समझ आई दोबारा पूछ लो। ठीक इसी तरीके से ये दोनों टर्म्स भी सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/√3। ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल में बताऊंगा कैसे लिखकर सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या काय कर गड़बड़ हो रहा है, प्रॉपर लिखा करो बेटा, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या लिखते हो आप? कोमल कुछ कह रहे हो तो प्रॉपर लिखो। सर ये कैसे कर दिया आपने, हाँ यही तो समझाना है आपको कि ये एकदम कैसे हो गया, इसको ही सिखाना है आपको। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपने ये देखा कि जो ये टर्म्स हैं दोनों एक जैसी हैं, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड लिखोगे, तो यहां भी ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो यहां पर आप कर सकते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड। ऐसा करने से आपका सीधा tan थीटा का मान निकल आया 1/√3। क्वेश्चन खत्म। ये तो था शॉर्ट ट्रिक कि अगर वैल्यूज में आपको अगर वैल्यूज में आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंड दिखाई दे तो आप उसे शॉर्ट में कैसे खत्म कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि इसे डिटेल में करना हो तो कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको पहचान करनी पड़ेगी कि क्या ये क्वेश्चन कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का है या नहीं है।
देखिए जब दो टर्म्स एक जैसी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी तो आप उसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो समझेंगे। इसके बाद समझते हैं क्या करना है। ऐसी स्थिति में आप इसी टर्म्स को इसमें ऐड कर दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में आप ऐड कर दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दो। इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दो। मतलब जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बनाने का तरीका था ना, वो नीचे वाली वैल्यू को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक वही काम राइट हैंड में कर दो। ये डिटेल मेथड है। नीचे वाली टर्म्स ऐड कर दो। अब नीचे वाली टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ओपन दी ब्रैकेट, खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर खोलते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इधर राइट हैंड साइड पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे 1 प्लस √3, ब्रैकेट को खोलोगे 1 माइनस √3, नीचे वाला 1 प्लस √3, ब्रैकेट से बाहर लाओगे माइनस और ये प्लस √3। देखो बेटा अब क्या कटा, कॉस थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, साइन थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, साइन थीटा और साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया 2 कॉस थीटा। ये तो 4 नंबर का सवाल है तो ऐसे लिखना है। 1 नंबर का तो मैं अभी ओरली आपको बताऊंगा दोबारा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 1 और 1 2 हो गया, ठीक। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 1 और 1 2 अंडर √3 हो गया। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। आपको मालूम है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशो है वो क्या बना के देता है हमें, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन √3। सो फाइनली ये जो आपने डिटेल में कैलकुलेशन की, फुल प्रोसेस कब करना है और कब नहीं करना है ये सुनो, दिमाग से बाहर है मुझे मालूम है। जिसने पूछा है उसने भी कुछ सोच समझ के पूछा होगा कि सर ये सवाल टेक्निकल है, और किताब में जब देखा तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं उस टेक्निकल सवाल को समझा रहा हूं आपको कि आपने सबसे पहले पहचानना है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता क्या है, पहचाना कैसे जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है। बेटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो बहुत सिंपल है। क्या, ऐसी स्थिति जहां पर आपको लगे कि दो एक जैसी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो हम उसे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो बोलते हैं। जो प्रोसेस दिख रहा है वही प्रोसेस दोबारा लगाना ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है। मतलब ऐड और डिफरेंस दिख रहा है तो आप भी ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन किसको, नीचे वाली वैल्यू को ही ऊपर ऐड करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को ही ऊपर वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब आपको पता लगेगा कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक, हाँ। बच्चे ने कहा कि सर इसमें अगर सेक थीटा फाइंड करना हो तो
फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेन थीटा जब आपके पास आ चुका होगा तो बेटे इस टेन थीटा में यहां पर आपके पास थीटा है और थीटा के बेस पर ये 1 है और ये √3 है, और √3 और 1 से पाइथागोरस लगाओगे तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस से ये 2 आएगा, और फिर आपके सवाल का जवाब जो आप लिख रहे हो कि सर सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। यस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का मतलब होगा 2 अपॉन √3। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने एक चीज सीख ली है मुझसे कि साइन है तो बाकी के 5 कैसे मिलेंगे, टेन है तो बाकी के 5 कैसे मिलेंगे, एक आना चाहिए। तो यहाँ साइन और कॉस की कैलकुलेशन में 10 आ गया तो उसके बाद हर चीज बताई जा सकती है। सर आपके स्क्रीन का टाइम गलत है। ओहो, यहां नहीं, यहां ध्यान दो यार, कमाल करते हो तुम। मैथमेटिक्स पढ़ते समय भी कुछ और देख सकते हो, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको देखते देखते कुछ और देखना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अगर सिर्फ आपका कमेंट देखता रहूं तो ये सवाल भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्या करता हूं, पूरा फोकस करता हूं आपके सवाल के जो आपने कॉन्सेप्ट पूछे हैं उसको बताने में। फिर आप कहते हैं सर एक बार और बता दो, मैं तब भी फिर वही कोशिश करता हूं कि उसी को समझाया जाए। समझ आ गया सर, थैंक यू। अब चलो ठीक है, कॉम्पोनेंटो आपको समझ आ गया, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी एप्लीकेशन दिखाई दी। अब कुछ और सवाल करेंगे, एंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक सवाल बनाते हैं जिसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो भी हो और एंगल की वैल्यू भी हमसे पूछ रहा हो। आइए देखें आपको कितना समझ आ गया है और हम कितना और इसका यूज करके आपको समझा सकते हैं। आपको देता है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √3 अपॉन 2 plus √3, and this is sec theta minus tan theta is equal to 2 upon minus √3. फाइंड। अब फाइंड में आप जो कहो मैं सब बताने के लिए तैयार हूं, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सर ये पूछ लिया या वो पूछ लिया तो कैसे होगा। फाइंड टेन थीटा सेक थीटा साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, अब हम कैसे निकालेंगे। सर चैप्टर 1 2 3 4 कब करेंगे बेटा, एक टाइम में एक चैप्टर हो सकता है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री भी कह के ही शुरू करवाई थी, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो अगला वाला पार्ट है एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, राइट नो, वो इसके बाद कराई जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपके किसी और चैप्टर की जो आप चाहते हैं। क्लियर। आपने कहा 1 2 3 4, फोर्थ चैप्टर तो आप कर चुके हैं, 4 क्यों लिख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 7 चैप्टर, सॉरी 8 चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर, ठीक। इससे पहले जो आपने एक चैप्टर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 4 था, 4 से मिलता जुलता ही आपका इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक चैप्टर है, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है, उसको भी हम कर लेंगे। आइए पहले इस सवाल की बात करते हैं, फालतू बात करेंगे तो बेकार में टाइम खराब होगा और इसी काम को हम करते रह जाएंगे। चलिए हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएं, डिटेल में करें तो क्या होगा। सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा में हमें ऐड कर देना चाहिए इसी सेक थीटा माइनस टेन थीटा को। उसके बाद सेक थीटा प्लस टेन थीटा में से
सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए हमें इसी तरीके से राइट हैंड साइड में 2 प्लस रूट 3 में हमें ऐड कर देना चाहिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए डिनोमिनेटर की ही वैल्यू को। देखो बेटा, व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट यू विल सी यहां पर आपके पास आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और ये होगा आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा। दिस इज sec theta plus tan theta, open the bracket, minus sec theta minus tan theta प्लस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आप 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। अब देखिए कौन सी वैल्यू कैंसिल हो गई, ये यहां से ये कैंसिल हो गया, sec और sec 2 sec थीटा, tan और tan 2 tan थीटा। अब राइट में ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो 2 और 2 4 हो गया, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई तो दिस इज 2 रूट 3 और 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर अभी 2 से 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसे कैंसिल करेंगे। sec थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन tan की वैल्यू होती है कॉट थीटा, यानी कि ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड दिस इज 2 अपॉन रूट 3। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3। साइन 1 अपॉन साइन होगा तो कॉसेक हो जाएगा एंड दैट इज रूट 3 अपॉन 2। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई तो साइन की भी मिल ही जाएगी। अगर ये कॉसेक थीटा की वैल्यू है तो फिर साइन की वैल्यू क्या हुई, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 2 अपॉन रूट 3। क्लियर? सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर रूट 3 अपॉन 2। अब आप देखिए रूट 3 अपॉन 2 जो आएगा वो साइन 60 डिग्री पे आएगा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2। तो आप देखेंगे कि रूट 3/2 को आप साइन 60 लिख सकते हो, तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ, साइन 60 डिग्री के। आप बोल सकते हैं थीटा किसके बराबर हुआ, 60 डिग्री के। तो आपने थीटा की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही ली, tan sec और साइन कैसे बनेगा वो आपको अच्छे से पता है। बेटे पानी पिला दिए।
चलो फटाफट नोट करो इसे। अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री करा देनी है ताकि पेपर में आप जब क्वेश्चन पेपर देखें तो सबसे पहले आपका मन करेगी यार आप ट्रिग्नोमेट्री ही करेंगे। करो शाबाश, वेरी गुड। लो नोट करो शाबाश। एक सेकेंड, क्या बात है? कुछ नहीं, इसकी चार्जिंग खत्म हो रही है, इसको लगा दोगे? बेटा ओके, सेकंड लाइन एक्सप्लेन कर दो। बेटे ये आपकी फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की है, ये सेकंड लाइन है। इसमें हमने क्या किया है, जो आपकी डिनोमिनेटर की टर्म होती है ना बेटा, इसको हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ ऐड करके दिखाया है, और यही टर्म हम सबट्रैक्ट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ सबट्रैक्ट करके दिखाया है। उसके बाद हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। हाइट एंड डिस्टेंस अगली बार कराएंगे बेटा, बिल्कुल। जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तब हाइट एंड डिस्टेंस ही कराएंगे। तो ये जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को एक बार ऐड और एक बार सबट्रैक्ट किया है, लेफ्ट में भी राइट में भी, और उसके बाद ओपन द ब्रैकेट किया है और आंसर आ गया। अच्छा, आप कह रहे हो कि इस क्वेश्चन का एमसीक्यू बता दो क्या होगा। ओके, सिक्सटी डिग्री कैसे आया भाई? जो √3/2 होता है ना, वो साइन की टेबल में 60 डिग्री पे आता है। आपको बता चुका हूं ये बात चीज मैंने। लेजी नहीं लग रहे बेटे? ये जो स्मार्ट बोर्ड है ना, इसकी प्रैक्टिस भी आपको पढ़ाते पढ़ाते ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट इस पे ज्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है मैं मस्ती नहीं कर रहा। नंबर 9th क्लास के बच्चों को दिया था, सिर्फ उठपटांग क्वेश्चंस करते रहते हैं, उसके लिए इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, फिर उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते। जवाब तो तब मिलेंगे जब सवाल होंगे, सवाल कम होते हैं, फालतू की बातें ज्यादा होती हैं। राइट पोर्शन समझिए कि हमने ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, ब्रैकेट को ओपन किया, जो वैल्यू कटनी थी काट दी और बाकियों को ऐड कर दिया। ऑब्जेक्टिव बताते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव तो इतना शॉर्ट कर दूंगा मैं कि आपको देखकर भी हैरानगी होगी कि सर ये पॉसिबल था क्या। देखो एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर, देखना, और इस लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एक गाना था एक फिल्म के अंदर, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसी से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, राइट, ध्यान सुनना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, कैसे? यहां पर दोनों चीजें जैसी हैं, बिल्कुल दोनों चीजें यहां पर भी वैसी ही हैं। ठीक इस तरीके से यहां पर दोनों वैल्यू एक जैसी हैं और ये भी दोनों वैल्यू एक जैसी है, और बीच में जो आप देख रहे हो प्लस माइनस, वो भी एक जैसे हैं। तो ये कह रहे हैं हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, इनको उठा लो या फिर इनको उठा लो, तो आपको क्वेश्चन ऑटो रन पे समझ आ जाएगा। देखो आप सीधा लिख सकते हो, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, tan थीटा बराबर हो गया √3, क्वेश्चन खत्म। ये उसका हो गया, ये इसका हो गया, और सब कुछ एक लाइन में खत्म हो गया। अब एक लाइन में खत्म हो गया तो ये कितना स्मार्ट हो गया। देखो अब आंसर बताना थीटा क्या होगा। 10 की टेबल में जरा ध्यान से देखो, मैंने पीछे पढ़ा रखा है 2 क्लास पहले कि 10 की टेबल में जब √3 आता है तो वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है ना। तो आप क्या कहेंगे, 10 से 10 कट गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया,
60 डिग्री। सो जो क्वेश्चन अभी पूरा बोर्ड भर के था वो 4 नंबर का था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो एक लाइन का भी नहीं है, ऐसे ही उठा के सॉल्व कर दोगे। एक और क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था, क्या कराया था बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे कराया था ना, अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, ये था ना। अब इस केस में आपको टेन थीटा बनाना हो, देखना कितने आराम से बनेगा। ऐसे साइन अपॉन कॉस 10 होता है ना, तो ये रहा साइन अपॉन कॉस और ये रहा 1 अपॉन रूट 3। क्वेश्चन फिनिश। टेन थीटा 1 अपॉन रूट 3 रिएक्ट करता है कब? जब 30 डिग्री होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा कितने आराम से शॉर्ट ट्रिक से आपने इस सवाल का आंसर निकाल लिया है। सोनू इज राइटिंग नाउ, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि यू ऑल आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई लाइफ, ताकि सबको लगे कि किसी ने बेसिक्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है। दोबारा देखो गोविंद, ट्रिक क्या है। जिस तरीके से ये सेक थीटा आपको सेक थीटा के नीचे दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से 2 के नीचे 2 दिखाई दे रहा है। टेन थीटा के नीचे टेन थीटा दिखाई दे रहा है, रूट 3 के नीचे रूट 3 दिखाई दे रहा है। बस सीधे सीधे आपने एक ही बात करनी है कि सेक के लिए 2 है और टेन के लिए रूट 3 है। क्या निकालना हो तो, अंशिका निकालना हो तो क्या निकालना हो? पूरा लिखा करो, पूरा। चाहते क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी आप देखोगे कि आपको थीटा की जगह पर ए बी सी एक्स वाई अल्फा बीटा कुछ भी लिखा होगा और फिर वो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। जैसे मान लीजिए कहता है इफ साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 के बराबर है एंड साइन a माइनस बी हाफ के बराबर है, वेयर a एंड b आर acute angles. Find a एंड बी। आपको ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छे बच्चे, कुछ बच्चे तो आंसर निकाल रहे हैं, सर तो सी ग्रेट हो। हिंदी में भी लिखिए सर। बच्चे इसकी हिंदी तो यही रहेगी ना, इफ का मतलब यदि। आप क्या चाहते हो, इफ के लिए भी आप उससे हिंदी कराओगे? नहीं सर, हम ये चाहते हैं कि ये जो राइट हैंड वाला है ना, इसकी हिंदी लिख दो। तो वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, जहां कॉफी चाय है कोई बात, जहां ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण समझते हो? 90 डिग्री से कम। ये लिखा मैंने, जहां ए और बी न्यून कोण है। अब आइए क्वेश्चन के अंदर, आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये एंगल है और ये वैल्यू है। एंगल की बेस पे ही वैल्यू आती है, तो जो वैल्यू आई होगी वो कहीं ना कहीं एंगल से रिलेटेड होगी। तो मैंने आपको बताया था कि साइन की टेबल में, आदित्य कह रहे हैं इंग्लिश ही ठीक है। आदित्य डोंट राइट दिस बिकॉज आपके लिए इंग्लिश तो कुछ लोगों के लिए बेटा हिंदी भी है। अब मैंने आपसे कहा था कि साइन की टेबल में जो अलग अलग वैल्यू सीखी, 0 पर, 30 पर, 45 पे, 60 पे, 90 पे,
उनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू है जो साइन के लिए यहां पर सूट करती है। तो आप देखोगे कि यहां पर 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1। तो आप बोल सकते हैं कि साइन a प्लस बी, साइन की टेबल में 1 आता है 90 डिग्री पर, तो आप बोल दोगे दिस इज इक्वल टू साइन 90। अब क्या है, साइन से साइन को काट दो तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, और ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में आने के लिए आपको फिर सोचना पड़ेगा, साइन की टेबल में क्या कहीं 1/2 भी आया था? जी हाँ, आया था, एंड दैट वाज 30 डिग्री। हम दूसरे केस में आते हैं तो यहां देखते हैं कि साइन a माइनस बी साइन 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। साइन से साइन कट गया तो आपका a माइनस बी जो होगा वो 30 डिग्री यानी कि सेकेंड कंडीशन बनाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन की बात करें तो आपको पता लगेगा कि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, जबकि a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है। और इस कंडीशन में आप b को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा ट्वाइस ऑफ a, जो कि बराबर होगा 120 डिग्री के, और a की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स 60। फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी थी a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर, जहां पर a की वैल्यू 60 डिग्री है, और माय डियर हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट इज 30 डिग्री। तो फाइनली यू गॉट द आंसर ऑफ सच प्रॉब्लम, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल। याद रखें कि अगर वो साइन के साथ थीटा, ए, बी, सी कुछ भी यूज कर रहा है और उसी की वैल्यू मांग रहा है तो वो एंगल की वैल्यू मांग रहा है। पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हो, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान चला जाता है तुम्हारे पास। क्वेश्चन में पूछो ना, ये में कौन सी बात नहीं समझ आई, फालतू की बातें मत लिखा करो, इतना टाइम नहीं है बेटे। समझ आया? चलो एक ऐसा सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा नहीं समझ आया, एक बार दोबारा बता दें। कुछ नहीं करना है बच्चे, इस सवाल में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि आपको एंगल निकालने हैं, और दोनों के दोनों एंगल का जो आंसर है वो एक्यूट एंगल आना चाहिए, 90 से कम आना चाहिए। तो आपको समझना होगा कि 90 के बेस पर आप जाते हैं, तो मैंने आपको टेबल पढ़ाई 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर साइन के वैल्यूज क्या होते हैं। तो साइन के वैल्यूज 1 जब दिखता है तो 90 डिग्री होती है, और हाफ जब दिखता है तो 30 डिग्री होता है। इसलिए हमने हाफ को साइन 30 लिख दिया और हमने 1 को 90 लिख दिया। बस उसके बाद क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी की दो इक्वेशन बन गई, वैल्यू ऑफ b जो थी पॉजिटिव नेगेटिव कट गई, और a की वैल्यू a में ऐड होके ट्वाइस ऑफ a हो गया, और 90 30 120 हो गया, ये 60 आ गया। जब a प्लस बी 90 है और a की वैल्यू 60 है तो b की 30 ही होगी। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लिया। ओके पूछ रहे सर हम किसी संख्या को 0 से भाग क्यों नहीं करते। हम आपसे ही पूछ लेते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगा। आप अपने पिता के कितने पुत्र हैं?
मतलब एक ही है ना। अगर मान लीजिए आपके घर में 2 और हैं, आप अपने पुत्र 3 पुत्र हैं अपने पिता के, और आपके पिता की जायदाद है, तो बंटवारा होगा कितनों में होगा? 3 में होगा। ठीक, अगर आप 2 भाई होते तो 2 में होता, और अगर 1 होते तो 1 से डिवाइड करते और कुछ डिवाइड नहीं होता, सब आपका होता। और अगर आपके पिताजी के पुत्र ही नहीं होते तो, पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपके पिताजी के पुत्र नहीं होते तो क्या वो जायदाद डिस्ट्रीब्यूट होती? नहीं। तो इसका मतलब है जीरो मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम एक तो हो जिसको हम देने हो। मान लीजिए कि आप दक्षिणा दे रहे हैं किसी को, सामने कोई व्यक्ति नहीं है, तो किसके हाथ में गया? किसी के हाथ में नहीं गया, तो फिर आपके हाथ में रह गया, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या? नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिनिमम 1 चाहिए आपको, कोई भी नहीं होगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक कंपटीशन हो रहा था जहां पर लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों साइड में जो टीम थी ना 6-6 प्लेयर की, उनमें से कोई भी प्लेयर नहीं था, बस जो गेंद थी वो इधर से उधर, उधर से इधर उछल रही थी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो वो गेंद आपकी जीरो है, अपने आप उछल सकती है क्या? नहीं। तो जीरो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या जीरो में? समझ आई मेरी बात? आगे चलें, या फिर ऐसा कोई बास्केटबॉल का मैच देख के आओ या वॉलीबॉल का मैच देख के आओ जहां पर आपको आदमी ना दिखाई दे और बॉल अपने आप उछल रही हो। डिवाइड करना है, जीरो से कैसे डिवाइड करोगे? जीरो में तो डिवीजन है ही नहीं कुछ। कह रहे 0/0 इज इक्वल टू 2 सॉल्व किया जा सकता है। बेटे वो जो चीजें आप देखते हो ना व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो एक यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर भी बहुत सारे हैं। ठीक, एक अपनी बताता हूं मैं आपको। एक दिन मेरी वाइफ रात को 11:30 बजे मुझे जगा रही, कह रही आज बहुत सालों बाद 2 चांद दिखाई देंगे। तो मैंने कहा ये किसने कहा? कह रहे बस आज देखना, रुक जाओ, सोना मत जल्दी से। तो भैया छत पे गए, बहुत देर तक, आधे घंटे तक। मैंने कहा तेरे को किसने कहा कि आज 2 चांद दिखाई देंगे? कह रहे व्हाट्सएप पे आया था। मैंने कहा तेरे को 2 चांद देखने के लिए व्हाट्सएप की क्या जरूरत है? एक तो मैं खुद ही हूं और दूसरा रोज दिखाई देता है। तो ये जो आप व्हाट्सएप पे चीजें देखते हैं ना, जो ऐसी चीजें प्रूव करते रहते हैं कि 0 बराबर 2 के है या 0/0 2 के बराबर है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये सब अदर थिंग्स हैं। जैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन बना देता हूं, चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। 10 और 10 का आधा कितना होता है? हिंदी में पूछ रहा हूं, 10 और 10 का आधा कितना होता है? इस सवाल का आप मुझे जवाब दे दो, अभी समझ आ जाएगा कि आपको मैंने सही सवाल पूछा या गलत। ध्यान से सुनना सारे के सारे। 10 और 10 का आधा कितना होता है? इसका आंसर दो। आपने आंसर दिया 10, 10, 10, 10, 5, ओके 5, 0.5। एक बच्चा ऐसा है जिसने आंसर सही दिया है, जो मैं देख रहा हूं। अभी तक किसी बच्चे का आंसर सही नहीं आया, जबकि ये सवाल बिल्कुल सही है। आइए बताता हूं कैसे। जब तुम कुछ बेकार के सवाल करोगे ना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपको समझाने के लिए। देखो, अब इसे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। जो मैंने लिखा 10 और 10 का आधा। देखो 10 और मतलब जमा, 10 का मतलब गुणा, आधा मतलब ये। अब आ गया इसके अंदर बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस को सॉल्व करेंगे, तो हमारे आंसर हुआ 15। कुछ चीजें लगती हैं कि गलत है लेकिन सही होती हैं, लेकिन कुछ चीजें लगती हैं कि सही हैं परंतु गलत होती हैं। तो गणित में बेटे 2 चीजें हैं, एक तो थ्योरी है और एक अडॉप्शन है, यानी कि एक प्रूविंग है और एक अडॉप्शन है। जैसे अगर आपको हायर मैथमेटिक्स में पूछो कि 0 फैक्टोरियल क्या है, यस और नो, तो डिफाइन नहीं हो पाएगा। फैक्टोरियल तो में से वही लोग समझ रहे होंगे जो यहाँ पर मैथ्स के टीचर पढ़ रहे हैं और घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। बाकी बच्चों को फैक्टोरियल समझ नहीं आएगा क्योंकि ये 10th क्लास है। तो बहुत सारी चीजें प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे हम ना चाहकर भी पाई का मान 22/7 ही यूज करते हैं, जबकि वो 22/7 एक रैशनल वैल्यू है और जबकि पाई खुद इरेशनल है। समझ आई मेरी बात? उतना पढ़ो जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है। फिजूल में टाइम खराब करेंगे तो कम समझ पाओगे। So my dear, the next question we are talking about is what? ट्रिग्नोमेट्री में मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, आपने जवाब देना है मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
if 10 a plus b minus c is equal to 1 and sec b plus c minus a is equal to 2 in triangle ABC, find the value of A, B एंड सी। आपके पास बच्चे त्रिभुज दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ट्राइंगल का नाम लेना है इस क्वेश्चन में क्योंकि तीन तीन वेरिएबल आपके पास आ गए हैं। बाय सर जी, क्यों भाई, क्या टाइम हो गया? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहीं से बाय बोल देते हैं। देखो, आपको पता है कि ट्राइंगल का नाम लेते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल है तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री होगी। अब आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी की वैल्यू 10 की टेबल में 1 को देखते हुए 45 डिग्री आएगा। तो आप यहां लिखोगे दिस इज 45 डिग्री जस्ट बिकॉज ऑफ 10 की वैल्यू 1 जब आती है तो। अब यहां पर आता है सेक। सेक में अगर आप आओगे तो आपको एक और कंडीशन मिलेगी, एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए, और सेक की टेबल में 2 आता है 60 डिग्री पर। 3 कंडीशंस आपके पास हो गई है। इन 3 कंडीशन में आपको ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास फर्स्ट कंडीशन तो आपने बना दी ट्राइंगल की, सेकंड आपने बना दी 10 की, और थर्ड बना दी आपने सेक की। इन तीनों कंडीशन में यदि आप पहले कोई 2 उठाएं तो आपको इन दोनों से क्या होने वाला है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो कि 180 डिग्री होगा। नेचुरली ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। एंड दिस इज कैंसिल। अब आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 5 to 2। तो एंगल बी प्लस सी की वैल्यू, सॉरी एंगल ए प्लस बी की वैल्यू 112.5 डिग्री हो गई। आपको ए प्लस बी की कंडीशन यहां से मिली, तो ए प्लस बी की कंडीशन और कहां से मिल सकती थी? यदि आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन पे आएंगे, सेकंड इक्वेशन मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस एंगल सी 45 डिग्री के बराबर है, तो यहां पर एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है। इसे अगर आप सिंपली ऐड करना चाहें तो आप देखेंगे कि सी पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, ए नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी की वैल्यू 105 हो गई। एंगल बी की वैल्यू आपको यहां पर 105 डिग्री अपॉन 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 इतनी होगी। अब ये वैल्यू a प्लस बी में से निकालोगे तो a की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू जो कि 112.5 डिग्री है, उसमें b की वैल्यू
आपको मालूम है 52.5, तो हम b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, डायरेक्टली कर देते हैं इसे। तो एंगल ए क्या हुआ, 112.5 में से आपने 52.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और एंगल ए की वैल्यू आ गई, दिस इज 12 में 2 में से 2 गया 0 और 6, 11 में से 5 गया 6, 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 52.5 डिग्री है, और जब आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, तो एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री में से 60 डिग्री और 52.5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगी। तो द एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस 112.5। फाइनली एंगल सी इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, राइट, 7 में से 1 गया 6। दिस इज माय डियर 67.5 डिग्री। तो फाइनली हमें बताना था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सो वी कैलकुलेटेड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर अगर ये नहीं बोलता कि ट्राइंगल एबीसी है, तो माय डियर ये आंसर्स नहीं निकल पाते, क्योंकि बेसिक लॉ है कि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन जरूरी है। आज के लिए जितना आपने पढ़ा, अब बहुत बेहतरीन सवाल आप पढ़ने लग गए हैं। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत छोटी हो चुकी है, सब समझ चुके हैं आप। फिर भी मैं एनसीईआरटी के जो डाउट होंगे आपके लूंगा, डोंट वरी। सर, इफ अ स्टूडेंट गॉट 499 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, सो व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाई नॉट 99.98? सर, आई एम सो कंफ्यूज, प्लीज टेल। सीधी सीधी बात है भैया, 499 को 500 से डिवाइड करो तो 5 से ही तो डिवाइड करोगे ना। How was the class today? This is the right time to tell from your side. I hope you enjoyed the class. Thank you.